हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट को स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने इसमें दो केस पढ़ लिए थे, है ना। पहला केस क्या था? पहला आपका केस था कि यदि एक्सएल जो है वो ग्रेटर देन एक्ससी है ना। और दूसरा केस आपका था कि एक्सएल इज लेस देन एक्ससी है। ओके। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण केस हम स्टडी करेंगे, जो आपका केस नंबर 3 है और ये आपका है एक्सएल बराबर एक्ससी। ओके, थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा। इसमें देखो 3 कंपोनेंट है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहला कंपोनेंट आपका है प्रतिरोधक, है ना, जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपका है प्रेरण कुंडली, जिसका स्व प्रेरण गुणांक L है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपका है संधारित्र, जिसकी धारिता कितनी है C। और तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं A और B के बीच। और आप लोगों ने इसे AC वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज इस प्रकार की है, यानी V इज इक्वल टू कैसी है भाई, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, ये तो आप जानते हो केस नंबर 3 का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूँ। जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है RLC का, इसके सिरों पर भी एक वोल्टेज लगेगा, यानी A और B के बीच एक वोल्टेज लगेगा। और ये वाला वोल्टेज जो है वो VRLC किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर है Vm साइन ओमेगा टी के। और यहाँ आपको पता लग जाता है कि जो वोल्टेज की फेज है, यानी वोल्टेज की जो कला है वो क्या है, वो आपकी है ओमेगा टी। ओके, यदि मैं बात करूं शिखर मान की, तो यदि इस कॉम्बिनेशन में शिखर मान की जो धारा बहती है उसका मान यदि Im है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यदि R में करंट आपका Im है तो L में भी Im होगा, C में भी Im होगा, है ना। तो उस केस में R पर जो ड्रॉप है ओम्स लॉ से वो आएगा Im गुणा R। L पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आएगा Im गुणा XL। यहाँ जो XL है ना, XL वो इस प्रेरण कुंडली के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट है, यानी प्रतिरोध है। और इसको हम प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं और XL से लिखते हैं, ठीक है। और जो आपका संधारित्र है ना, उसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, Im गुणा XC। ये जनरल बातें थी जो मैंने आपको थोड़ी बता दी। चलो आते हैं अब केस नंबर 3 पे, जब आपका XL बराबर XC है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जब XL बराबर XC है तो भाई आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो ना, ये चीज़ भी बराबर होगी। और ये वाली जो चीज़ है वो आपकी क्या होती है, VML। और ये वाली जो चीज़ है वो आपकी क्या होती है, VMC। इसका मतलब यहाँ VML जो है वो VMC के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो आप लोगों को क्या चाहिए होता है, आपको R के सिरों पर शिखर वोल्टता पता है, L के सिरों पर शिखर वोल्टता पता है, C के सिरों पर शिखर वोल्टता पता है। आपको इस कॉम्बिनेशन पर शिखर वोल्टता चाहिए। इसका मतलब आपको क्या चाहिए भाई, VMRLC। क्या चाहिए, VMRLC। और इस VMRLC का मान हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, सदिश चित्र से। किससे ज्ञात करेंगे बच्चों, सदिश चित्र से, ठीक है। देखो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपने को पढ़ना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम में। जो आपका सीरीज LCR सर्किट है, इसमें 3 केस बनते हैं, 3 में से कोई ना कोई केस आएगा ही आएगा। ओके, चलो देखते हैं। VMRLC चाहिए ना आपको, तो क्या बनाना है भाई, सदिश चित्र। तो आपका खूब प्रैक्टिस हो गया होगा। आप क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका है ना X दिशा होता है और ये Y दिशा होता है, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या करते हो बेटा, आप लोग X दिशा में धारा सदिश को दिखा देते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आंसर है इसको और इसको, है ना, इन तीनों सदिशों को दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले हम VMR को दिखा देते हैं।
और वी एम आर अब आप अच्छे से जानने लग गए, ये वाला होगा। इसके बाद आपको वी एम एल को दिखाना है, ये लो आपने वी एम एल को दिखा दिया। इसके बाद आपको वी एम सी को दिखाना है, ये देखो बच्चों आपने वी एम सी को दिखा दिया, है ना। यदि कोई बच्चा यहाँ प्रॉब्लम फील करता है तो बेटा मैं फिर बता देता हूँ कि जो आपका कंपोनेंट रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है ना, उसके सिरों पर जो वोल्टता होती है वो धारा की दिशा में होती है, इनके मध्य कलांतर शून्य होता है। इसलिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मैंने दिखाए हैं, ठीक है। और जो एल के सिरों पर ड्रॉप होता है ना, वो वाला जो वोल्टता का दिशा होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है या धारा 90 डिग्री पीछे होती है। और जो कैपेसिटर वाला होता है ना, उसमें धारा 90 डिग्री आगे होती है या आप बोल सकते हो कि वोल्टता 90 डिग्री पीछे होती है ना। इसलिए आपने धारा को यानी करंट को रेफरेंस मानकर ये तीनों वेक्टर आपने दिखा दिए। क्या दिखा दिया आपने? वी एम आर, आपने क्या दिखा दिया? वी एम एल, और आपने क्या दिखा दिया? वी एम सी। ओके, अब आपको तो ये चाहिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा भाई, आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, है ना। आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, तब आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा देख लिया फिर उसके बाद थोड़ा आप और आगे चले गए, फिर कहीं आपने बीच में वीडियो को पॉज कर दिया, फिर आपने उसको थोड़ा सा और आगे से देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली देखें, आप कंटिन्यूअसली देखें, ठीक है। तो आपको वी एम आर एल से चाहिए तो तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो वी एम एल में वी एम सी को जोड़ते हैं, ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है, इसका मतलब वी एम एल बराबर वी एम सी है ना। तो ऊपर वाला भी 100 न्यूटन है और नीचे वाला भी 100 न्यूटन है ना। एक जैसे लेंथ वाले एरो हैं, है ना। तो इनका जो वेक्टर सम है, इनका जो सदिश योग है वो शून्य आएगा, है ना। तो ये तो 0 हो गया। अब तीसरा ये है, इसमें यदि 0 जोड़ोगे तो यही आएगा। इसका मतलब जो आपका ये वी एम आर है ना बच्चों, ये आपका जो वी एम आर है ना, ये जो आपका वी एम आर है ना, यही आपका यहाँ क्या है? वी एम आर एल सी। ध्यान देंगे, यहाँ जो आपका ये वी एम आर है वही आपका क्या है? वी एम आर एल सी, है ना। तो यहाँ कोई समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा, हमें बनाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं बनाना पड़ा? क्योंकि VML में VMC को जोड़ा तो नेट कितना आया? 0, ठीक है। 0 को आप VMR में जोड़ोगे तो क्या आएगा? VMR। इसका मतलब तीनों का जो सदिश योग है वो VMR वाला ही वेक्टर है। इसका मतलब यही आपका क्या है? VMRLC। यही आपका क्या है? VMRLC। ओके, पता लग गया। अब आपको याद होगा हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग सबसे पहले धारा का शिखर मान ज्ञात किया करते थे। तो बड़ा आसानी से यहाँ हो जाएगा, जो आपका VMRLC है, किसी प्रकार का कोई लंबा थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगाना पड़ेगा। जो आपका VMRLC है, बोलो किसके बराबर है ये? तो आप बोलोगे सर IM VMR के बराबर है ना। तो यहाँ से देखो VMRLC बराबर ये क्या आ जाएगा? IM गुणा R। और आप यदि यहाँ से देखो तो आपको मिलेगा IM बराबर VMRLC डिवाइडेड बाय R। और इसको मैं बोल देता हूँ 2 नंबर समीकरण। ये क्या आ गया? तो आंसर ये आ गया धारा का शिखर मान। क्या आ गया? धारा का शिखर मान, ठीक है। और आपको याद होगा हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। नंबर एक आपको क्या चाहिए होता है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? तो आंसर है कलांतर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? तो आंसर है बच्चों फेजर आरेख, है ना। ये चीज़ें हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धारा का तात्क्षणिक मान निकालेंगे। यदि आपको समीकरण नंबर 1 याद है, तो समीकरण नंबर 1 आपको मिली थी कि VRLC बराबर क्या था बच्चों? VM साइन ओमेगा टी। ये आपकी 1 नंबर थी। वोल्टेज का फेज ये था। क्या था ये? वोल्टेज का फेज। और हमें क्या चाहिए? करंट का फेज। तो आप अच्छे से देख रहे हो, जो आपका ये सदिश चित्र बना है, इसमें धारा की दिशा और कॉम्बिनेशन के सिरों पर जो वोल्टेज है उसका दिशा सेम है। इसका मतलब दोनों के मध्य कलांतर कितना होगा भाई? दिशा सेम है तो कलांतर कितना होगा? दिशा सेम है तो बोलो कलांतर कितना होगा? तो आंसर है कलांतर 0 होगा। इसका मतलब वोल्टेज का फेज यदि ओमेगा टी है तो धारा का फेज भी क्या होगा? ओमेगा टी।
तो देखो बच्चों, यहाँ सदिश चित्र से हमें धारा के कला के बारे में पता लग रहा है, धारा का फेज हमें पता लग रहा है। ये इन्फॉर्मेशन इस वेक्टर डायग्राम से हमें पता लग रहा है। अरे भाई, वोल्टेज का डायरेक्शन देख लो, है ना, हॉरिजॉन्टल में है, करंट का डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब दोनों के मध्य जो कलांतर है वो कितना है भाई, 0, और कलांतर 0 है, इसका मतलब दोनों के कलाकोण समान है। और वोल्टा का जो कलाकोण है वो ओमेगा टी है, तो धारा का कलाकोण भी क्या होगा, ओमेगा टी। तो प्यारे बच्चों, धारा का कलाकोण पता लग गया। चूंकि वोल्टेज प्रत्यावर्ती है तो करंट भी प्रत्यावर्ती होगी, और करंट यदि प्रत्यावर्ती होगी तो करंट का जो इक्वेशन है, जो तात्क्षणिक मान है, वो ऐसा होगा I बराबर Im साइन, और यहाँ आता है कलाकोण, कलांतर 0 है, तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, तो धारा का फेज भी कितना आएगा, ओमेगा टी। और इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3, और ये पहला सॉल्यूशन हो गया, पहला रिजल्ट आ गया। यहाँ ये I है, ये क्या है, ये करंट का यानी विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान है। कौन सा मान है, तात्क्षणिक मान। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। I बराबर क्या आ गया बच्चों, Im साइन ओमेगा टी। यहाँ ये Im क्या है, ये Im क्या है, ये Im है धारा का शिखर मान। क्या है ये, धारा का शिखर मान। और यहाँ ये रहा आपका धारा का शिखर मान। ओके, इसके बाद देखो एक चीज़ और निकालते थे, यदि आपको याद है। देखो पहला सवाल पूरा हो गया आपका। पहला सवाल आपसे पूछता है कि आप लोग क्या निकालो, आप लोग निकालो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तो तात्क्षणिक मान क्या आ गया, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी। अब एक मज़ेदार बात और देखो आप, यहाँ क्या बात देखते हो, देखो पहला केस ये था, पहला केस ये था, यानी L बड़ा था, L बड़ा था, तो जो आपका सीरीज LCR सर्किट था, सीरीज LCR सर्किट था, उसमें यदि L बड़ा था तो L का करैक्टर इफेक्टिव हो जाता है और L धारा को पीछे रखता है। तो आपको याद आ रहा होगा, धारा फाई कोण पीछे आई थी और उसका कला कोण आया था प्यारे बच्चों, ओमेगा टी माइनस फाई। दूसरा केस आपने क्या देखा था, दूसरा केस आपने ये देखा था कि XL इज लेस देन XC है। दूसरा केस क्या देखा था आपने, XL इज लेस देन XC है। तो C बड़ा है तो C का करैक्टर इफेक्टिव हो जाता था, और C का करैक्टर होता है कि धारा कोई पीछे आगे कर देता है, तो धारा का जो कला कोण है वो आया था ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ XL बराबर XC है, XL बराबर XC है, तो न तो L का करैक्टर रहेगा न C का करैक्टर रहेगा। इनके अलावा केवल कौन बच गया, R। करैक्टर किसका होगा, R का, और R का करैक्टर होता है कि धारा था वोल्टा के मध्य कलांतर 0 होता है। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। तो आप देख रहे हो कि वोल्टेज जो है उसका फेज भी ओमेगा टी है, और जो करंट है उसका फेज जो है वो भी आपका कितना है, ओमेगा टी। यानी वोल्टा तथा धारा एक ही दिशा में है, यानी आपका जो सीरीज LCR सर्किट है वो शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की तरह काम करने लगता है। ओके, इसके बाद अगली चीज़ हम क्या निकालते थे, यदि आपको याद आ रहा है तो हम लोग निकालते थे बच्चा प्रतिबाधा। क्या निकालते थे, प्रतिबाधा, जिसको किससे लिखा करते थे, जड़ से। किससे लिखा करते थे, जड़ से। ओके, तो देखो बच्चों, जो आपका करंट का पीक वैल्यू है ये वाला देखो, है ना। तो ऊपर तो वोल्टेज होता है और नीचे आपको पता है बेटा क्या होता है, क्या होता है, धारा के द्वारा या धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट होता है। और यहाँ रुकावट का मान कितना आ गया, R। इसका मतलब यहाँ जड़ बराबर बोलो कितना है, R। जड़ बराबर कितना है, R। तो जब सीरीज LCR सर्किट में XL बराबर XC होता है, क्या बच्चा, XL बराबर XC होता है, तो इसकी प्रतिबाधा जड़ बराबर क्या आ जाती है, R। और ये प्रतिबाधा का मिनिमम वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है बच्चों, मिनिमम वैल्यू, यानी कौन सा मान, न्यूनतम मान। कौन सा मान, न्यूनतम मान। ये 2 नंबर चीज थी आपकी प्रतिबाधा। क्या थी बच्चों, प्रतिबाधा। ओके, इसके बाद तीसरी चीज निकालते हैं। तीसरी चीज हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ, कलांतर। क्या निकाल लेते हैं, कलांतर। ध्यान देना, प्रतिबाधा कितनी आ गई, Z बराबर R। और ये प्रतिबाधा का कौन सा मान है, न्यूनतम मान। न्यूनतम क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए हम लोग निकालते हैं कलांतर। क्या निकालते हैं, कलांतर। तो बच्चों कलांतर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्री लगानी ही नहीं पड़ेगी। जो आप इसका वेक्टर डायग्राम देख रहे हो उसमें धारा का डायरेक्शन x दिशा में है और जो वोल्टेज है उसका डायरेक्शन भी x दिशा में है। दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के मध्य कलांतर कितना है, 0। कितना है, 0। तो आप याद रखना जब XL किसके बराबर हो भाई, XC के,
उस स्थिति में धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है, 0। और LCR परिपथ किसकी तरह काम करता है, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की तरह काम करता है। ओके, इसके बाद लास्ट चीज रह गई। लास्ट चीज क्या रह गई भाई, फेजर आरेख। लास्ट चीज क्या रह गई, फेजर आरेख, है ना, फेज डायग्राम। बड़ा सिंपल है फेजर आरेख बनाना, फेज डायग्राम बनाना बड़ा सिंपल है। फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था ना कि फेजर डायग्राम में भी क्या काम करते हैं बच्चों, फेज और दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है, फेज। और फेजर डायग्राम में हमें दो चीज़ों को दिखाना होता है। पहली चीज़ तो हमें दिखानी होती है वोल्टता सदिश को। किसको बच्चों, वोल्टता सदिश को। और यहाँ वोल्टता सदिश VMRLC है, कॉम्बिनेशन वाली वोल्टता है, उसको वोल्टता सदिश बोला गया है। और दूसरी चीज़ हमें क्या दिखाना होता है, धारा सदिश। क्या दिखाना होता है, धारा सदिश। इसका मतलब एक एरो तो दिखाना होगा वोल्टता सदिश के लिए और एक एरो दिखाना होगा धारा सदिश के लिए। और धारा सदिश यानी शिखर मान दिखाते हैं, तो बोलो क्या दिखाएंगे आप, IM। और इसके साथ साथ आपको क्या दिखाना होता है, कला को। क्या दिखाना होता है, कला को। फिर बताता हूँ, जो आपका वोल्टता सदिश है वो बच्चों हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो उसकी फेज होगी। और इसकी फेज तो आपको पता है कितनी है, ओमेगा टी। कितनी है, ओमेगा टी। और धारा सदिश हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो धारा की कला होगी। किसकी कला होगी, धारा की कला। किसकी कला होगी, धारा की कला। और यहाँ आपको पता है धारा की कला भी कितनी है, ओमेगा टी। ओके, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, देखो ये आपका x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो आप रेफरेंस के रूप में धारा सदिश को दिखा दीजिए। ये आपका हो गया धारा सदिश। क्या हो गया, धारा सदिश। हॉरिजॉन्टल में नहीं दिखाना, है ना, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे दिखा देना है। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि इसका कोई ना कोई फेज होगा। और फेज होता है वेक्टर के द्वारा, एरो के द्वारा हॉरिजॉन्टल से बनाया गया कोण। तो किसी न किसी एंगल पे आपको दिखा देना है, तो मैंने यहाँ धारा सदिश को इस एंगल पे दिखा दिया। अब आपको ये दिखाना है। और बच्चों इसको प्राप्त करने के लिए आपको पता है वो तीनों वेक्टर दिखाने होंगे। तो एक वेक्टर तो ये दिखा देता हूँ, ये कौन सा है बताओ, VMR। और एक इसके परपेंडिकुलर इधर दिखा देता हूँ, बोलो ये क्या है, VML। एक इसके परपेंडिकुलर इधर दिखा देता हूँ, ये बोलो क्या है, VMC। यहाँ आपको पता है कि VML जो है वो VMC के बराबर है, तो इनका जोड़ तो हो गया 0। अब 0 में ये तीसरा वेक्टर जोड़ेंगे, यही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, VMRLC। क्या होगा, VMRLC। और वोल्टेज का फेज कितना था, ओमेगा टी। तो ये वाला एंगल बोलो कितना दिखा देना है, ओमेगा टी, है ना। इसका मतलब धारा और वोल्टता एक दिशा में। इसका मतलब भैया फेजर डायग्राम से पता लग रहा है कि दोनों के मध्य कलांतर कितना है, 0। और दोनों की फेज, धारा सदिश हॉरिजॉन्टल से कितना कोण, ओमेगा टी। वोल्टता सदिश भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण, ओमेगा टी। इसका मतलब ये कला कोण सहित खींचा गया आरेख है। इसको क्या कहा जाता है, फेजर आरेख। क्या कहा जाता है, फेजर आरेख। तो इस प्रकार से बच्चों एक चीज देखो आप, है ना, आज आपका ये सीरीज LCR AC सर्किट कंप्लीट हुआ, है ना। 3 केस आपने इसमें कंसिडर किए। पहला केस XL, है ना, वो ग्रेटर देन है XC। दूसरा क्या था भाई, XL इज लेस देन, है ना, XC। और तीसरा आपका क्या था भाई, XL है ना, XL, है ना, वो बराबर था किसके, XC के। किसके बराबर था, XC के। किसके बराबर था, XC के। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये LCR सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। आपसे 3 चीजें पूछेगा बच्चों, 3 चीजें पूछेगा। पहली चीज आपसे क्या पूछेगा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। क्या पूछेगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा कलांतर, है ना। और उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, फेजर आरेख। ओके, इसके बाद देखो अगली चीज है। अगली चीज क्या है, आपसे पूछता है कि जो आपका श्रेणीबद्ध LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, पूरा नाम लिख देता हूँ। जनरली हम इसको क्या बोलते थे, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ, है ना।
इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, है ना। इसमें अनुनाद से क्या मतलब है? इसमें अनुनाद से क्या मतलब है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद से क्या मतलब है? अनुनाद से क्या मतलब है आपसे ये पूछता है, आपसे ये पूछता है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अनुनाद का मतलब क्या होता है? जो आपका ये एलसीआर सर्किट था, कौन सा सर्किट था? एलसीआर। कौन सा सर्किट था? एलसीआर। देखो ये था पहला कंपोनेंट, ये था आपका दूसरा कंपोनेंट, ये था आपका तीसरा कंपोनेंट, और ए और बी के बीच, है ना, तीनों सीरीज में जुड़े हुए थे। इसका रेजिस्टेंस आर, है ना, इसका इंडक्टेंस एल और इसका कैपेसिटेंस सी, है ना। और आपने इसको किससे जोड़ा हुआ था बच्चों? आपने इसको जोड़ा हुआ था एसी वोल्टेज सोर्स से। किससे जोड़ा हुआ था? एसी वोल्टेज सोर्स से। किससे जोड़ा हुआ था? एसी वोल्टेज सोर्स से। और वो एसी वोल्टेज सोर्स देखो इस टाइप का था, इस टाइप का था, है ना। इसके कारण देखो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, और वोल्टेज के कारण ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाला सर्किट है, इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अब अनुनाद से क्या मतलब है? अनुनाद से मतलब है जब इस एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। बहने वाली धारा क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि ये एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अनुनाद में है। किसमें है? अनुनाद में। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एलसीआर सर्किट जो आपका है ना, एलसीआर सर्किट, उसको यदि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाए, ये जो एसी सोर्स है ना, ये जो एसी सोर्स है, कभी इसको आपने ले लिया 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, कभी आपने इसको ले लिया 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, कभी आपने इसको ले लिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, कभी आपने इसको ले लिया 60 हर्ट्ज वाला, कभी आपने ले लिया 0 हर्ट्ज वाला। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाता है, तो इसमें बहने वाली धारा हमें अलग अलग मान की प्राप्त होती है। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आता है जिसके लिए इसमें बहने वाली धारा हमें सर्वाधिक मिलती है, सर्वाधिक मिलती है। और जब सर्वाधिक मिलती है तब हम बोलते हैं कि ये श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ किसमें है? अनुनाद में। किसमें है? अनुनाद में। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद का क्या मतलब है? तो आप क्या बोलोगे? जब सीरीज या श्रेणीबद्ध, है ना, एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा, क्या भाई? बहने वाली धारा क्या हो भाई? अधिकतम हो। क्या हो? अधिकतम हो, है ना। तो यह अनुनाद में होता है। यह अनुनाद में होता है। दोबारा सुने। जब श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो भाई? अधिकतम। तो यह श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ किसमें कहलाता है? अनुनाद में। किसमें कहलाता है? अनुनाद में। ओके, अब देखते हैं कि इसमें बहने वाली धारा अधिकतम कब होगी। बहने वाली धारा अधिकतम कब होगी? अच्छे से समझ लेना बच्चों, अच्छे से समझ लेना। आप लोग जानते हो कि एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा होती है। फिर बता रहा हूँ बेटा, ऐसी सर्किट जो है उनमें जो धारा बहती है वो धारा के वर्ग माध्य मूलमान के बराबर होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होती है। ये बातें हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, मैं आपको ऑफलाइन ये चीज़ें बता चुका हूँ, है ना। तो बेटा जो बहने वाली धारा होती है उसको किससे लिखेंगे? IRMS से। किससे लिखेंगे? IRMS से। और जो वोल्टेज आपने कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाई उसको किससे लिखेंगे? VRM से। तो ओम का नियम कहता है I बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको किससे लिखते हैं? Z से। इसको बोलो बच्चों, मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1। अरे ध्यान से सुनो, आपके पास एक सीरीज LCR सर्किट है और आपसे पूछा जाए कि उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है। करंट पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या पूछ रहा है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और ओम्स लॉ से करंट का वैल्यू आता है वोल्टेज बट्टा रुकावट, और जो LCR सर्किट धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसको किससे लिखा जाता है बच्चों? Z से। ओके, अब देखो आपका जो Z है, आपका जो इम्पीडेंस है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो आंसर इसका वैल्यू होता है R² प्लस क्या होता है बच्चों? XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना। LCR सर्किट धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है ना बेटा, उसका मान ये होता है, ये वाला।
ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो या एक्सएल इज लेस देन एक्सी हो, इन दोनों ही केस में जो आपका एक्सएल माइनस एक्सी का जो वर्ग आएगा वो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। इसका मतलब ये नॉन जीरो होगा, है ना, ये नॉन जीरो होगा। भाई एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो या एक्सएल इज लेस देन एक्सी हो, दोनों ही केस में एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग, पहली बात तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। इसका मतलब आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड होगा, और आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड का मान है वो आर से बड़ा आएगा, जेड का जो मान है वो आर से बड़ा आएगा, यानी जो रुकावट है, जो बाधा है वो आर से बड़ी आएगी। इसका मतलब एलसीआर परिपथ में जो प्रतिरोधक लगा हुआ था, मान लो वो 10 ओम का लगा हुआ था, तो जेड का मान 10 ओम से ज़्यादा आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप ये वाला केस ले लो कि एक्सएल बराबर एक्सी हो, ये वाला केस ले लो और ये वाला केस ले लो, तो उस स्थिति में देखो जो आपका एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग है वो क्या आ जाएगा, जीरो। उस केस में आपका जो जेड है वो क्या आएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर, क्या आएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर। और अंडर द रूट आर स्क्वायर का मतलब बोलो आपका जो जेड है वो क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर। और ये जेड का न्यूनतम मान होता है, फिर देखो भाई एक्सएल बराबर एक्सी है तो ये चीज क्या आ गई, जीरो, तो जेड बराबर क्या आ गया, अंडर द रूट आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, आर, और ये जेड का कौन सा मान होगा, न्यूनतम मान। किसी भी स्थिति में जेड का मान इससे कम प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप जेड के सूत्र लिख के देख लेना भाई। जब आपका एक्सएल है ना बड़ा है एक्सिस से, है ना, या एक्सएल आपका छोटा है एक्सिस से, तो आप जेड का वैल्यू जो है उसका आप एक आकलन करना, है ना, तो वो बेटा आर से बड़ा आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन जब दोनों क्या हो इक्वल, उस केस में जेड किसके बराबर आएगा, आर से, और इससे कम आर आ नहीं सकता, तो बोलो ये जेड का कौन सा मान है, न्यूनतम मान। और ये न्यूनतम मान कब मिला है, तो आंसर है जब एक्सएल बराबर आपका क्या है, एक्ससी, एक्सएल बराबर क्या है, एक्ससी, और ये न्यूनतम है। तो समीकरण नंबर 1 से देखो बेटा, एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, VRMS बटा आर, जेड का मान आर रख दिया। और ये जो बहने वाली धारा है वो कौन सी धारा है बच्चों, अधिकतम। कौन सी धारा है, अधिकतम। और जब धारा अधिकतम होती है तो हम कहते हैं कि जो ये श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ है ये किस में है, अनुनाद में। इसका मतलब अनुनाद में कब होगा, तो आंसर है जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। फिर सुन लो, जब एक्सएल बराबर एक्सी है तब जेड बराबर क्या होता है, आर, और जेड बराबर आर, इसका मतलब ये क्या होता है, मिनिमम। ये मिनिमम होगा तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उससे बोलो करंट आपका क्या आएगा, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम आता है, अधिकतम आता है, तब हम बोल देते हैं ये परिपथ किस में है, अनुनाद में। इसका मतलब अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो आंसर है जब एक्सएल बराबर क्या हो, एक्ससी। जब एक्सएल बराबर क्या हो, एक्ससी। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से सुने बच्चों। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम कब होती है, तो आंसर है प्यारे बच्चों जब एक्सएल बराबर क्या हो, एक्ससी। बहने वाली धारा अधिकतम कब होती है, जब एक्सएल बराबर क्या हो, एक्ससी। भाई एक्सएल बराबर एक्सी होगा, तो बच्चों जेड बराबर क्या आ जाएगा, बोलो आर। ये बोलो जेड का कौन सा मान है, मिनिमम। कौन सी वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू। और एलसीआर में बहने वाली धारा ये होती है बट्टा इम्पीडेंस। तो ये बोलो क्या आ जाएगा, बट्टा में यार। और ये जो धारा है ये बोलो ये इम्पीडेंस यदि मिनिमम है
तो बोलो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। बोलो ये कौन सा मान है, अधिकतम मान। और जब धारा अधिकतम होती है तो हम बोलते हैं कि श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ किसमें है, अनुनाद में। किसमें है, अनुनाद में। तो अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त क्या आ गई बच्चों, एक्सएल बराबर एक्ससी। क्या आ गई, एक्सएल बराबर एक्ससी। तो वही श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ है ना, अनुनाद में है। आपसे पूछे इसका मतलब क्या है तो आप बोल दोगे कि इस परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम है। और अधिकतम कब होती है, जब एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी। नेक्स्ट चीज है भाई, नेक्स्ट चीज है अनुनादी आवृत्ति। क्या चीज भाई, अनुनादी आवृत्ति। क्या चीज भाई, अनुनादी आवृत्ति। और जो ये अनुनादी आवृत्ति होती है ना, जो ये अनुनादी आवृत्ति होती है ना बच्चों, इसको लिखा जाता है एफ आर से। एफ आर से यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, वो वाली फ्रीक्वेंसी, वो वाली फ्रीक्वेंसी, वो वाली फ्रीक्वेंसी मतलब वो वाली आवृत्ति, वो वाली आवृत्ति है ना, वो वाली आवृत्ति, वो वाली आवृत्ति जिसके लिए एक्सएल बराबर एक्ससी हो। वो वाली आवृत्ति जिसके लिए एक्सएल बराबर एक्ससी हो, बोलो उसको क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलेंगे बच्चों, अनुनादी आवृत्ति। वो वाली आवृत्ति जिसके लिए एक्सएल बराबर क्या हो, एक्ससी, उसको क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति, है ना। क्योंकि इस आवृत्ति पर ही अनुनाद होता है भाई। भाई एक्सएल बराबर जब एक्ससी हो जाएगा, है ना, तो एलसीआर में जो करंट फ्लो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। और जब करंट मैक्सिमम फ्लो होता है ना तो हम बोलते हैं कि वो रेजोनेंस में है। इसका मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे ये चीज़ हो जाए ना, उस वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति। ओके, अब हम लोग इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या भाई, क्या भाई, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अनुनादी जो आवृत्ति है ना बेटा, इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, कैसे निकालेंगे आप देखिए। भाई आप बोलते हो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी अनुनादी आवृत्ति पर क्या होता है भाई, अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर क्या होता है बच्चों, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी। ओके, अब आपको याद है ना बेटा, आपको याद है ना, आपको याद है ना कि एक्सएल तो होता है ओमेगा एल। मेरे ख्याल से हर बच्चा इस बात को जानता होगा भाई, है ना बेटा। प्रेरणिक प्रतिघात का मान एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ओके, और एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 ओमेगा सी, है ना। यहाँ हमने ओमेगा ऐसा लिया है, ओमेगा ऐसा लिया है जिसको मैं ओमेगा आर से लिख रहा हूँ, है ना। ऐसा ओमेगा है, ओमेगा का मैंने ये वाला मान लिया है जिसके लिए ये चीज़ हो जाती है, यानी एक्सएल बराबर क्या हो जाता है, एक्स सी, यानी दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है। इसका मतलब एक्सएल तो देखो, एक्सएल तो क्या हो गया भाई, एक्सएल तो क्या हो गया, ऐसी वो फ्रीक्वेंसी है, ऐसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एक्सएल तो है ये, है ना, और ऐसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एक्स सी है ना, एक्स सी वो है ये, और ये दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये चीज़ आ जाएगी, देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बच्चों देखो, यदि ओमेगा आर का वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 1/√LC, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो ये वाला होता है, ओमेगा बराबर 2πf, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 2π, रेजोनेंस है तो FR लिख देता हूं, बराबर क्या आ गया बच्चों, 1/√LC, 1/√LC, 1/√LC। और आपको तो चाहिए बच्चों FR, क्या चाहिए आपको, FR। तो यहाँ से FR बराबर कितना आ गया, तो आंसर है ये आ जाएगा 1/2π√LC, और इसको नंबर 1 दे देता हूँ। और ये वाली जो चीज़ है ना बच्चा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी क्या है, अनुनादी आवृत्ति। क्या है ये, अनुनादी आवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप सीरीज LCR सर्किट को इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप सीरीज LCR सर्किट को इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करोगे, है ना,
तो उस सर्किट में करंट है ना, करंट वो मैक्सिमम होगा, है ना, उससे ज़्यादा उसमें हो ही नहीं सकता। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आंसर है प्यारे बच्चों 1/2π√LC, 1/2π√LC। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र याद भी रखना चाहिए। मेरे साथ ये सूत्र 2-3 बार बोलोगे आप। FR बराबर 1/2π√LC, 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 1/2π√LC। ये क्या है? ये है सीरीज LCR सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या अनुनादी आवृत्ति, या वो वाली आवृत्ति जिस पर सीरीज LCR सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा अधिकतम होती है, या आप कह सकते हो कि वो परिपथ किस में होता है? अनुनाद में। अब एक चीज़ देखो बच्चों, एक चीज़ देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? किसी LCR सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसको इजीली अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है, एक सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है, एक सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि जो प्रतिरोधक है, जो प्रतिरोधक है, जो प्रतिरोधक है, उसका जो प्रतिरोध है उसका मान है 10 ओम। ओके, जो आपका इंडक्टर है उसका जो इंडक्टेंस है वो आपका है 20 मिली हेनरी, और जो आपका कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफेरड, 15 माइक्रोफेरड। ओके, अब आपको ये बोला गया है कि ये वाला जो सर्किट है ना, इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी वो वाला फ्रीक्वेंसी, यानी एक ऐसे सोर्स से जोड़ा जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो कि इसमें करंट मैक्सिमम हो, इसमें करंट मैक्सिमम हो, तो इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1/2π√LC। L का मान कितना है? 20 मिली, मिली का मतलब 10 की घात -3। ओके, और C का मान कितना है बच्चों? C का मान कितना है? 15। कितना है? 15 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना? 10 की घात -6। और इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास बोलो क्या आ जाएगी? इस वाले सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ बच्चों, कि ये आपका कोई LCR सर्किट है ना, कंपोनेंट फिक्स कर दिए, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 20 मिली हेनरी का मैंने इंडक्टेंस लगा दिया, और 15 माइक्रोफेरेड का मैंने कैपेसिटर लगा दिया, है ना। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को यदि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले AC सोर्स से जोड़ोगे ना, तो इसमें करंट अलग अलग आएगा, है ना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए करंट अलग अलग आएगा, है ना। इसमें करंट 2 एम्पियर का भी फ्लो हो सकता है, 3 एम्पियर का भी फ्लो हो सकता है, 7 एम्पियर का भी फ्लो हो सकता है, 2.5 एम्पियर का भी फ्लो हो सकता है, 3.1 एम्पियर का भी फ्लो हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसको जिस AC सोर्स से जोड़ा गया है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी पर। किस पे? फ्रीक्वेंसी पर। तो अगली चीज हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना भाई, याद रखना बच्चों। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो वाला फ्रीक्वेंसी जिस पर XL = XC हो, या वो वाला फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसके लिए श्रेणीबद्ध LCR परिपथ अनुनाद में हो। और आपको पता है अनुनाद में कब होता है? जब XL क्या होता है बच्चों? XC। जब XL क्या होता है? XC, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका LCR सर्किट है, इसमें फ्लो होने वाला करंट, क्या भाई? इसमें फ्लो होने वाला करंट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे LCR सर्किट के लिए, सीरीज LCR सर्किट के लिए, यानी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए क्या देखेंगे? परिपथ में बहने वाली धारा IRMS में आवृत्ति F के साथ परिवर्तन, है ना। यानी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों LCR में बहने वाली धारा तथा आवर्ती के बीच में ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इससे पहले बच्चों आप एक चीज देखो, इस तरफ तो ले लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, है ना। इस तरफ बेटा मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी। बड़ा शानदार ग्राफ है, आपको याद रखना है। ओके,
और इस तरफ मैं ले लेता हूँ LCR में फ्लो होने वाला करंट। LCR में फ्लो होने वाला करंट कैसा ग्राफ आएगा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ लिखता हूँ मैं, देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ, बड़ी ज़ोरदार सी बात है, मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे है ना। ये चीज़ें हटा देता हूँ, इस पार्ट को मैं काम में लूँगा भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इसको, ध्यान देंगे इसको। LCR में बहने वाली धारा IRMS है ना, तथा आवर्ती के मध्य ग्राफ, यानी IRMS में F के साथ परिवर्तन, F के साथ परिवर्तन। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। LCR में बहने वाली धारा होती है ये LCR में बहने वाली धारा है VRMS बटा Z। ओके, Z ये होता है अंडर द रूट R² प्लस XL माइनस XC और इसका वर्ग। ठीक, अब एक बात आपको और बताता हूँ, बता भी चुका हूँ भाई, L इज ग्रेटर देन C होता है तब तो XL माइनस XC आता है, C इज ग्रेटर देन L होता है तब XC माइनस XL आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये एक सूत्र याद रख लेना। कारण चाहे बच्चों XL माइनस XC का वर्ग लिखो है ना, या आप XC माइनस XL का वर्ग लिखो, ये दोनों बातें बराबर आएगी। कारण मान लो XL आपको दिया हुआ है 100 और XC आपको दिया हुआ है 10, मान लो आपको XL दिया हुआ है 10 और आपको XC दिया हुआ है 100, तो इन दोनों केसों में आप देखो, इसमें तो XL इज ग्रेटर देन XC है और इसमें XL इज लेस देन XC है। तो Z के दो सूत्र बनते हैं, Z के दो सूत्र बनते हैं। यदि बच्चों XL इज ग्रेटर देन XC होता है तब Z लिखते हैं अंडर द रूट R², केस नंबर फर्स्ट, और इसमें सूत्र बनाया था हम लोगों ने XL माइनस XC और इसका वर्ग लिखा करते थे। और जब XL इज लेस देन XC होता है तो केस नंबर सेकंड में हमने सूत्र बनाया था Z का, वो क्या आया था अंडर द रूट R² प्लस XC माइनस XL का वर्ग। यहाँ पहले XL है और यहाँ पहले XC है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाते हो LCR सर्किट के तो आप केवल ये एक सूत्र याद रखो, आप केवल ये एक सूत्र याद रखो, चाहे XL इज ग्रेटर देन XC हो या XL इज लेस देन XC हो, Z का जो मैग्नीट्यूड आएगा, Z का जो मान आएगा है ना, वो बेटा एकदम बराबर आना है, बराबर आना है। आप देख सकते हो कैसे, XL माइनस XC इस वाले केस के लिए देखा जाए तो XL में से XC घटाओगे, यदि XL इज ग्रेटर देन XC है तो 100 में से 10 घटाओगे, बोलो कितना आया 90, और 90 का वर्ग करोगे, 90 का क्या करोगे वर्ग करोगे, ये आएगा 8100 है ना। अब देखो, यदि आप ये वाला सूत्र काम में ले लेते, यदि आप ये वाला सूत्र काम में ले लेते क्या फर्क पड़ता, आप क्या काम करो 10 में से आप क्या घटाओ 100 तो माइनस 90 आ जाता, लेकिन माइनस 90 का वर्ग करोगे तब भी बोलो कितना आ जाएगा 8100, 8100 क्या फर्क पड़ जाता। या आप यहाँ देखो भाई, ये वाला आप लगा रहे हो ग्रेटर देन XL इज ग्रेटर देन XC के लिए, तो 100 में से आप 10 को घटाओगे 90 आएगा, 90 का वर्ग करोगे तो 8100 आ जाएगा। यदि यही सूत्र इसके लिए लगाते, XL इज लेस देन XC के लिए लगाते, तो आप 10 में से क्या करते बेटा 100 घटाते तो क्या आता माइनस का 90, और माइनस का 90 का वर्ग करते तब बोलो क्या आता 8100 है ना। तो भाई चिन्ह का फर्क पड़ना है, XL माइनस XC या तो आ सकता है पॉजिटिव या आ सकता है नेगेटिव, लेकिन यदि इनका वर्ग करेंगे तो फाइनली बोलो ये क्या आना है पॉजिटिव। तो भाई मान एक जैसा आना है तो Z बोलो क्या आएगा एक जैसा। इसलिए आप केवल एक सूत्र याद रखोगे। आपसे पूछा जाए कि LCR सर्किट की प्रतिबाधा क्या है, आपसे क्या पूछा जाए कि LCR सर्किट की प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिबाधा क्या लिखोगे आप, प्रतिबाधा क्या लिखोगे Z बराबर अंडर द रूट R² प्लस XL माइनस XC का वर्ग। ओके, अब फिर बताता हूँ आपको, यदि आपको याद है तो XL तो होता है प्यारे बच्चों ओमेगा L, ठीक है, और XC होता है 1/ओमेगा C। ओके, अब हम काम स्टार्ट करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ग्राफ है भाई, बड़ा महत्वपूर्ण ग्राफ है, हर बच्चा याद रखेगा इस ग्राफ को, हर बच्चा इस ग्राफ को समझेगा, बड़ा महत्वपूर्ण ग्राफ है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, XL क्या होता है ओमेगा L के बराबर, XC क्या होता है 1/ओमेगा C के बराबर। केस फर्स्ट लेते हैं, गौर से इस केस को देखोगे, बेटा प्रारंभ में हम फ्रीक्वेंसी 0 ले लें, है ना। जो आपका सीरीज LCR सर्किट था ना, उसमें जो AC सोर्स लगा हुआ था ना, यहाँ देखो ये AC सोर्स लगा हुआ था, इसका फ्रीक्वेंसी कितना ले लेते हैं 0,
इसका फ्रीक्वेंसी कितना ले लेते हैं बच्चों 0, यानी हम ऐसी फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं जिसका वैल्यू कितना है 0। तो आप लोग देख सकते हो इजीली, देख, अरे भाई एक्सएल बराबर, फिर लिखता हूँ भाई एक्सएल बराबर ओमेगा एल है ना। अरे एक्सएल बराबर क्या है बच्चों ओमेगा एल, एक्सएल बराबर क्या है ओमेगा एल, और ओमेगा एल को क्या लिखा जा सकता है 2 पाई एफ एल, है ना। एक्स सी बोलो क्या है 1 बट्टा ओमेगा सी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 बट्टा 2 पाई एफ सी। अरे भाई देख लो आप लोग, है ना, क्यों, क्योंकि ओमेगा बराबर बोलो क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ, है ना। या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ यदि ग्राफ देखें थोड़ा इजी बन जाएगा। तो चलो मैं यहाँ एक बार के लिए ओमेगा लिख देता हूँ, जो ओमेगा के लिए आएगा वो एफ के लिए आएगा, एक ही बात है। ओमेगा लिख दो एफ लिख दो, एक ही बात है बेटा, ओमेगा लिख दो एफ लिख दो, एक ही बात है। चाहे तो आप ओमेगा लिख दो और आप चाहो तो इसे आप एफ लिख दो, ग्राफ एक ही आना है, ग्राफ एक ही आना है, ठीक है। क्योंकि भाई ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा किसके समानुपाती, एफ के समानुपाती। जैसा ग्राफ एफ का आएगा वैसा ही ग्राफ ओमेगा का आएगा। चलो समझते हैं। एफ बराबर आपका 0 है, एफ बराबर 0 है तो देखो बच्चों एफ बराबर आपका 0 है तो एक्सएल क्या होगा 0, एफ बराबर 0 है तो एक्सएल क्या होगा 0, ठीक है। एफ बराबर 0 है तो यहाँ 0 रखो, बोलो एक्स सी, देखो ये एफ के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ एफ बराबर 0 रखोगे तो एक्स सी बोलो आपका कितना आएगा इन्फिनिटी, एक्स सी आपका कितना आएगा इन्फिनिटी। यानी एफ बराबर 0 है तो ये मान किसके आ गए एक्सएल और एक्स सी के, है ना। ये वाले मान इसमें रखो, आप इसमें रखो, तो 0 माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, इसका वर्ग करो क्या आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो क्या आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का वर्गमूल लो क्या आएगा इन्फिनिटी। तो फाइनली बोलो बच्चों जेड कितना आ गया इन्फिनिटी। और जेड इन्फिनिटी आ गया तो समीकरण नंबर 1 में जेड का मान रख दो, समीकरण नंबर 1 में जेड का मान रख दो, बोलो बच्चों IRMS बराबर कितना आ गया 0। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखना, जब फ्रीक्वेंसी 0 होती है, जब फ्रीक्वेंसी 0 होती है LCR परिपथ में बहने वाली धारा 0 होती है। क्यों 0 हो गई? क्योंकि 0 फ्रीक्वेंसी के लिए LCR परिपथ जो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है उसका मान इन्फिनिटी होता है। देखो बच्चों XL बराबर 0 और XC बराबर इन्फिनिटी। और यहाँ इस केस में एक बात और बता देता हूँ आपको, एक बात और बता देता हूँ बच्चा, XL इज लेस देन XC चल रहा है। देखो ये तो है 0 और ये क्या है इन्फिनिटी, तो XL इज लेस देन XC है भाई, यहाँ XC बड़ा है, यानी केस नंबर सेकंड चल रहा है, अभी केस नंबर सेकंड चल रहा है। अब आप क्या काम करो, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। मैं ये चीज़ बाद में बढ़ा लेता हूँ, कॉमन सेंस की बात है बेटा, ध्यान से देखना। XL बराबर ओमेगा एल, या कह सकते हो XL बराबर 2 पाई एफ एल, XC बराबर 1 बट्टा ओमेगा सी, या लिख सकते हो 2 पाई एफ सी। ओके, अब देखो, अब यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मैं केस नंबर सेकंड में जाऊंगा, केस नंबर सेकंड में जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। तो यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो XL जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो XL क्या होगा बढ़ेगा। और XC की तरफ देखो, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो बोलो XC क्या होगा घटेगा। यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर अब XL तो बढ़ना शुरू हो जाएगा और XC घटना शुरू हो जाएगा। तो देखो बच्चों XL पहले कितना था भाई 0 और XC बोलो कितना था इन्फिनिटी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने 2 की, 3 की, 4 की, तो ये तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो 2 पाई एफ एल है और ये घटना शुरू हो जाएगा। ये 0 से बढ़कर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसी प्रकार ये इन्फिनिटी से घटकर 100 होगा, 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा। ऐसा करते 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 XC तो घट रहा है और XL तो बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ बढ़ाते 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 एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि जिसके ऊपर XL बराबर XC हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर XL किसके बराबर हो जाता है XC के। अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो। एफ बराबर 0 पे क्या था, XL इज लेस देन XC था। क्या था बच्चों, XL इज लेस देन XC। एक बार उदाहरण के रूप में मान लो ये आपका कितना था 100, ठीक है, और ये आपका कितना था 0।
इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये कितना होगा 10, ये घटेगा, ये कितना होगा 90, ये बढ़ेगा कितना हो गया 20, ये घटेगा कितना होगा 80, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ ये कितना होगा 30, ये घटेगा बोलो ये कितना होगा 70, और बढ़ाओ ये 40, और बढ़ाओगे तो ये घटेगा बोलो कितना होगा 60, और बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये घटकर बोलो कितना हो जाएगा 50, बोलो कभी ना कभी एक्सएल बराबर क्या होगा XC। दोबारा सुन लो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर ये तो बढ़ेगा और ये घटेगा, तो बढ़ाते 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 ये बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते एक जगह दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, बराबर हो गए, वहां बोलो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा XC। और ये बराबर किस पर होते हैं, तो आंसर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। इसका मान भी आप जानते हो, बोलो कितना होता है 1/2π√LC, 1/2π√LC। तो प्यारे बच्चों F बराबर पहला वैल्यू 0 ले लिया, 0 के बाद अगला वैल्यू ले लिया आपने FR यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो आपको क्लियर पता लग गया कि XL बराबर क्या हो चुका है XC, और XL बराबर XC हो गया तो जो आपका 2 नंबर समीकरण है उससे आपको Z बराबर बेटा R मिल जाएगा, ये चीज तो 0 आ जाएगी, ठीक है, और R² का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा R, तो आपको Z बराबर क्या मिल जाएगा R, और Z बराबर R मिल गया, इसका मतलब ये Z का कौन सा मान है बच्चों, मिनिमम, कौन सा मान है मिनिमम। तो इसके लिए समीकरण नंबर 1 से जो आपको करंट मिलेगा वो मिलेगा VRMS, और बट्टा में Z का मतलब कितना आया R, और इसका मतलब ये धारा का कौन सा मान है अधिकतम मान, कौन सा मान है अधिकतम मान। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर धारा बढ़ रही है। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी 0 थी, धारा कितनी थी 0, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, इसका मतलब धारा क्या होगी अधिकतम होगी। इसका मतलब 0 से रेजोनेंस की ओर चलेंगे, 0 से रेजोनेंस की ओर चलेंगे तो बोलो धारा क्या होगी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते रेजोनेंस पे क्या हो जाएगी अधिकतम। इसके बाद लेते हैं बच्चा केस थर्ड, कौन सा केस थर्ड, F और बढ़ाओ, रेजोनेंस के बाद भी बढ़ाओ, रेजोनेंस के बाद बढ़ाओ तो इसको कर दो इन्फिनिटी कितना कर दो भाई इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखना, इसको इन्फिनिटी करोगे तो XL क्या आएगा और XC क्या आएगा, है ना। ये तो होता है देखो बच्चा ओमेगा एल का मतलब 2πfl, F यदि इन्फिनिटी है तो XL क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये होता है 1/ωc यानी 2πfc, तो F इन्फिनिटी है तो XC क्या हो जाएगा 0। ध्यान से सुनना, XL तो कितना हो जाएगा भाई इन्फिनिटी, और XC कितना हो जाएगा 0। इस बार केस क्या बन गया, इस बार केस बन गया फर्स्ट नंबर वाला केस बन गया XL इज ग्रेटर देन XC है भाई, XL इज ग्रेटर देन XC है। XL कितना है इन्फिनिटी और XC बोलो कितना है 0, तो ये XL इज ग्रेटर देन XC बन गया। एक ही LCR सर्किट है लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाए, फ्रीक्वेंसी यदि रेजोनेंस से कम है तब XL इज लेस देन XC होता है, यानी जो संधारित्र है वो ज्यादा रुकावट पैदा करता है किसकी तुलना में, प्रेरण कुंडली की तुलना में। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे आते हैं तब क्या होता है कि प्रेरण कुंडली ज्यादा बाधा पैदा करती है किसकी तुलना में, संधारित्र की तुलना में। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं यानी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाते हैं तब दोनों एक जैसी रुकावट पैदा करते हैं। ओके चलो यहां आ गए। अब देखो Z बराबर मान रखो, XL का मान कितना रखोगे बच्चों इन्फिनिटी, XC का मान कितना रखोगे 0, इन्फिनिटी में से 0 घटाओगे क्या आएगा इन्फिनिटी, वर्ग करोगे क्या आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कुछ भी जोड़ दो क्या आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का वर्गमूल लोगे क्या आएगा इन्फिनिटी, फिर से Z बराबर इन्फिनिटी हो गया, फिर से Z बराबर इन्फिनिटी हो गया। देखिए बच्चों F बराबर 0 था तो Z कितना था इन्फिनिटी, फिर आपने इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर किया तो Z घटते घटते कितना हो गया R, इससे कम कभी नहीं होगा, ये न्यूनतम मान है, इससे कम कभी नहीं होगा। अब रेजोनेंस के बाद यदि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते बढ़ाते यदि इन्फिनिटी कर दिया तो यहां से Z पुनः बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते वापस कितना हो गया इन्फिनिटी। देखो F बराबर 0 पर भी Z कितना था इन्फिनिटी, और F बराबर इन्फिनिटी पे Z कितना है इन्फिनिटी, जबकि रेजोनेंस पे बोलो कितना है मिनिमम, और Z बराबर बोलो कितना है R। यानी फ्रीक्वेंसी 0 से रेजोनेंस की ओर जाओगे तो Z घटकर कितना हो जाएगा R, रेजोनेंस के बाद यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा और पुनः बोलो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। समीकरण नंबर 1 में बच्चों Z का मान रख दो, समीकरण नंबर 1 में Z का मान रखोगे तो IRMS बराबर ये Z कितना रखना है भैया इन्फिनिटी, तो बोलो ये कितना आएगा 0, यानी करंट फिर से 0 हो गया, यानी रेजोनेंस पे कितना हुआ था अधिकतम। इसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अधिकतम से किधर बढ़ रहा है 0 की ओर, यानी घटना शुरू हो जाएगा, यानी घटना शुरू हो जाएगा। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यदि आप गौर से देखो तो, यदि गौर से देखो तो बच्चों फ्रीक्वेंसी के साथ धारा में यदि चैन देख रहे हो
तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर धारा बढ़ती भी है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर धारा घटती भी है, दोनों काम हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर या फ्रीक्वेंसी को या आवृत्ति को बढ़ाने पर धारा बढ़ती भी है और धारा घटती भी है। अरे भाई स्टार्ट में देखो, 0 से बढ़ाकर कहाँ करोगे, रेजोनेंस तक, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो धारा देखो F बराबर 0 पे कितनी थी, 0, रेजोनेंस पे बढ़कर कितनी होगी, अधिकतम, यानी यहाँ तक के चेंज में करंट बढ़ रहा है। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, इसको बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, इन्फिनिटी, तो करंट जो अधिकतम था वो घटकर कितना हो गया, 0। यानी इस वाले पार्ट में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर बोलो धारा क्या हो रही है, घट रही है, धारा क्या हो रही है, घट रही है। यानी फ्रीक्वेंसी के साथ धारा बढ़ती भी है और फ्रीक्वेंसी के साथ धारा घटती भी है। तो प्यारे बच्चों ग्राफ बनाते हैं, क्या करें भाई, ग्राफ बनाएं। तो बड़ा सिंपल ग्राफ आएगा, ग्राफ का शेप आपको याद रखना होगा, ग्राफ का शेप आपको याद रखना होगा। इस तरफ ले लेता हूं बच्चों में फ्रीक्वेंसी और इस तरफ ले लेता हूं मैं एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा, और जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और इस पे जो करंट है, इस पे जो करंट है वो करंट का अधिकतम मान है। और ये कितना होता है बच्चों, VRMS बट्टा R। कितना होता है, VRMS बट्टा R। ऐसा ग्राफ आता है। देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी 0 तो करंट 0 है ना। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपको पता है बच्चों करंट क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर करंट क्या होगा, बढ़ेगा। करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे, करंट टॉप पे पहुंच जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है और यहाँ आते आते टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद भी यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो अब आपका करंट घटना शुरू हो जाएगा। देख लो, इसके बाद भी यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो और इन्फिनिटी कर देते हो तो करंट यहाँ से वापस कहाँ पहुँच जाता है, 0 पे। देखो वापस करंट घटना शुरू हो गया। ये क्या है, LCR सर्किट में धारा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन। यानी बच्चों LCR सर्किट में बहने वाली धारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। यदि आप ऐसा सोर्स लगाओ जिसकी फ्रीक्वेंसी ये वाली है, करंट मैक्सिमम जाएगा। यदि ये वाली फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो करंट इतना सा फ्लो होगा, इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए इतना सा फ्लो होगा, इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए इतना फ्लो होगा, इस वाली के लिए इतना फ्लो होगा। इसका मतलब LCR में फ्लो होने वाला जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो बच्चों आपको ये ग्राफ याद रखना है। क्या है ये, LCR में बहने वाली धारा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन। महत्वपूर्ण ग्राफ है, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल आता है। एक ग्राफ और बनवा देता हूँ, वो ग्राफ क्या है, जड़ में यानी प्रतिबाधा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन। तो बच्चों देखो IRMS बराबर क्या होता है, VRMS बट्टा Z। इसका मतलब धारा जो है वो प्रतिबाधा के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो धारा करेगी प्रतिबाधा उसका उल्टा करेगी, व्युत्क्रमानुपाती भी उल्टा करेगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान दे, इस तरफ लिया फ्रीक्वेंसी और इस तरफ आपने लिया जड़। यदि फ्रीक्वेंसी और धारा में ग्राफ ऐसा आता है, धारा और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ऐसा आता है, तो प्रतिबाधा और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ इसका उल्टा आएगा। उल्टा क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिबाधा धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रतिबाधा का ग्राफ भी धारा के ग्राफ का उल्टा आएगा। यदि धारा का ग्राफ ऐसा है आवृत्ति के साथ तो प्रतिबाधा का ग्राफ एकदम से उल्टा आएगा, और एकदम से उल्टा आने का मतलब है ग्राफ ऐसे आएगा। और ये वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इस वाली फ्रीक्वेंसी पर Z बराबर कितना है बच्चों, R।
जड जीरो नहीं होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर देखो बच्चों, जब f बराबर जीरो होता है, जब f बराबर जीरो होता है, f बराबर जीरो होता है, जड सर्वाधिक होता है, जड सर्वाधिक होता है, जड सर्वाधिक होता है ना, तभी धारा क्या होती है, जीरो। इसके बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करो, जड घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जड बराबर क्या हो जाता है, आर, ये न्यूनतम मान है, ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, जड बराबर आर। इसके बाद जड जीरो होगा ही नहीं भाई, कम से कम कितना हो सकता है, आर हो सकता है। इसके बाद यदि आप आवृत्ति को बढ़ाना शुरू कर दोगे तो जड़ वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये है LCR सर्किट की प्रतिबाधा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन, है ना। धारा का उल्टा आएगा, आवृत्ति और धारा में ग्राफ ये है, तो प्रतिबाधा और आवृत्ति में ग्राफ ये आएगा। धारा और प्रतिबाधा व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ भी क्या आएगा, उल्टा आएगा। उल्टा आएगा तो देखो ऐसे वाला ग्राफ बना दिया। बोलो बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से सुनना, आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद क्या होता है ना। तो आप लोगों ने देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे यदि LCR सर्किट को ऑपरेट किया जाए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे यदि ऑपरेट किया जाए तो उसमें फ्लो होने वाला करंट अलग अलग वैल्यू रखता है ना। और आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जिसके लिए LCR परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और जब धारा अधिकतम बहने लग जाती है तो हम बोलते हैं कि सर्किट अनुनाद में आ गया, LCR परिपथ अनुनाद में आ गया। अब धारा अधिकतम कब होगी, आपको पता है, जब XL बराबर क्या होगा, XC। XL बराबर क्या होगा, XC। इसके लिए हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाली। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आई, FR बराबर 1/2π√LC। इसके बाद हमने दो ग्राफ बनाए। एक ग्राफ हमने बनाया, बोलो किसमें, धारा और आवृत्ति में, यानी धारा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन कैसे हुआ, जब आपका फ्रीक्वेंसी जीरो है, धारा जीरो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू कर दी, धारा बढ़नी शुरू होगी, रेजोनेंस पे क्या होगी, मैक्सिमम। इसके बाद भी यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो धारा घटनी शुरू हो गई और अनंत पे बोलो क्या हो गया, जीरो। फिर हमने ग्राफ किसके बीच बनाया, प्रतिबाधा तथा फ्रीक्वेंसी के बीच। धारा वाले ग्राफ का एकदम उल्टा आएगा, क्योंकि धारा और प्रतिबाधा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ध्यान देंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका जो इंपीडेंस है, इसका जो प्रतिबाधा वो घटते घटते जीरो नहीं होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम होकर कितना प्राप्त मान करेगा, जड बराबर आर, जड बराबर आर, जड बराबर आर। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।